नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में जाने की अटकलें इस वक्त चल रही हैं। जी हां, कल पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हाड़ौती के कद्दावर बीजेपी नेताओं में उनकी गिनती है। रामगंज मंडी और कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल विधायक रह चुके हैं। बीजेपी में अपनी उपेक्षा से प्रहलाद गुंजल आहत बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं और कल पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी को छोड़कर हाड़ौती के कद्दावर बीजेपी नेताओं में गिनती होती है प्रहलाद गुंजल की। रामगंज मंडी और कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल विधायक रहे हुए हैं और बीजेपी में अपनी उपेक्षा से आहत वो बताए जा रहे हैं और इसीलिए नया ठिकाना प्रहलाद गुंजल तलाश रहे हैं। और माना यह जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रहलाद गुंजल। बाबूलाल भायल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल, उपेक्षा से नाराज होकर प्रहलाद गुंजल जा सकते हैं, यानी कि बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में भी बीजेपी के नेता शामिल हुए भी हैं और आगे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वक्त ही ऐसा है जिनके मंसूबे जहां कामयाब नहीं हो पाते हैं तो वो नया ठिकाना तलाशने की कोशिश करते हैं। तो नहीं, प्रहलाद गुंजल बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। 2 बार के विधायक रहे हैं रामगंज मंडी से और कोटा उत्तर से। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो बीजेपी को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लगेगा हाड़ौती में। उनकी न केवल गुर्जरों पर बल्कि काफी जो ग्रामीण मतदाता है उनमें सीधा उनका संपर्क है और बड़े नेताओं में गिनती है प्रहलाद गुंजल की। तो बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि वो ना जाएं। अगर वो जाते हैं और कोटा, माना ये जा रहा है कि कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। कल उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि अगर वो सामने चुनाव लड़ते हैं और ओम बिरला सामने होते हैं तो मुकाबला तगड़ा हो सकता है और बहुत ही कड़ा संघर्ष दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिल सकता है। दोनों सहयोगी रहे, वर्षों तक साथ में राजनीति करी है और दोनों ने एक साथ ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी है। 2003 में दोनों पहली बार ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद ओम बिरला का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। लेकिन प्रहलाद गुंजल के जीवन में बहुत सारे झटके आते रहे और एक दौर वो भी आया जब उनको सिटिंग विधायक रहते हुए अपनी ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने की सजा भी भुगतने पड़ी। 60 दिन तक वो जेल में रहकर आए गुर्जर आंदोलन के दौरान और उसके बाद में पार्टी से भी वो निकले, लेकिन फिर से उनकी पार्टी में वापसी हुई और फिर वो चुनाव जीत करके आए। तो उनका जीवन जो है, राजनीतिक जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से भरपूर रहा है, जबकि ओम बिरला हमेशा आगे बढ़ते रहे और आज इसी वजह से वो देश में लोकसभा के स्पीकर तक पहुंचे। लेकिन प्रहलाद गुंजल जो है उनका जीवन संघर्ष में ही बीता। अब उनको ये लग रहा है कि बीजेपी उनको यानी कि सम्मान नहीं दे रही है, उनकी उपेक्षा हो रही पार्टी में, इसलिए उनके ऊपर उनके कार्यकर्ताओं का दबाव है कि उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो माना यह जा रहा है कि कल प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको कोटा बूंदी लोकसभा सीट से ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ा सकती है। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की प्रहलाद गुंजल की कुछ नाराजगी सामने आई थी और अब बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो वो मामला यहां तक बढ़ चुका है। जो जानकारी मिल रही है कि प्रहलाद गुंजल पार्टी छोड़ने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या अपेक्षा, उम्मीदें वो लगाए बैठे थे? क्योंकि नाराजगी या उपेक्षा तभी होती है जब उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता है। जी, पहले वो ये चाह रहे थे कि उनको कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए, लेकिन क्योंकि ओम बिरला बहुत बड़े नेता हैं, संभव नहीं था पार्टी के लिए। फिर चर्चाएं चली कि उनको टोंक सवाई माधोपुर या फिर अजमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनसे जो नजदीकियां रखने वाले संघ के और बीजेपी के नेता हैं उन्होंने उनके लिए लॉबिंग भी करी, लेकिन जब ये प्रयास फलीभूत नहीं हुए तो प्रहलाद गुंजल को लगा कि बीजेपी में अब और ज्यादा बर्दाश्त वो नहीं कर पाएंगे, उनका अपमान किया जा रहा है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी जो है कहीं कोई पूछ नहीं हो रही है। कोटा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्ताव है इस वक्त, उससे भी प्रहलाद गुंजल काफी आहत हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि वो मामूली अंतर से चुनाव हारे थे कोटा उत्तर से इस बार। तो उनका क्या है कि बहुत बड़ा
कार्यकर्ताओं का उनके साथ में एक बड़ा सर्कल है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट में उनके पास में हर जगह पर कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज उनके पास में है। तो सबने उनको यही राय दी होगी कि नहीं, अब नई जगह जाना ही ठीक रहेगा, नहीं तो बीजेपी में आपके लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तब कहीं जाकर प्रहलाद गुंजल शायद नया फैसला लेने पर मजबूर हुए होंगे। और अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो निश्चित रूप से हाड़ौती में जो है बीजेपी के लिए झटका होगा, क्योंकि ग्रास रूट की राजनीति करने वाले संघर्ष के पर्याय के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। वो कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, विभिन्न पदों पर पार्टी में काम किया है, जिलाध्यक्ष रहे हैं कोटा में बीजेपी के, और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में आगे लाकर उनको आगे बढ़ाने का क्रेडिट जाता है प्रहलाद गुंजल को। राजस्थान में संघर्ष की राजनीति का पर्याय भी माना जाता है कि अगर कोई नेता अपनी ही सरकार से लड़ना पड़े तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो खड़ा हो जाता है। और विधानसभा में जो उनका परफॉर्मेंस है वो कमाल का रहा है। तो प्रहलाद गुंजल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। चुनाव भले ही 2 बार जीते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने उस वक्त के कद्दावर नेता रामचंद्र वर्मा को। अच्छा बाबूलाल, इस बीच हम आपसे बात कर रहे हैं, शायद आपके पास भी ये जानकारी आएगी, लेकिन हमारे और जो पूरी टीम है उनसे ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रहलाद गुंजल आज ही शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है, दर्शकों को भी हम बता रहे हैं कि आज सीईसी की बैठक होनी है, बाकी बची हुई 15 सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है। तो लग रहा है कि डिले नहीं करना चाहती, मन बदले, बीजेपी के नेता बनाए, तो ऐसा लग रहा है। अभी खबर आ रही है कि शायद आज ही ज्वाइन कर लें प्रहलाद गुंजल कांग्रेस। जी देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी प्रहलाद गुंजल से बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि क्या आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज नहीं, शायद कल ज्वाइन करेंगे। तो माना यह जा रहा है कि अभी जो है आज शायद हो सकता है कोई बात बन जाए, कोई बात अगर कहीं पार्टी में किसी लेवल पर उनको कंफर्म करनी है, सारी चीजें तय होंगी तो उसके बाद। बाबूलाल देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि हिमांशु हमारे कोटा संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करते हैं, वो कुछ इस वक्त की बड़ी खबर देना चाह रहे हैं इसी संबंध में। बताएं हिमांशु, क्या प्रहलाद गुंजल को लेकर जानकारी? देखिए रविंद्र, निश्चित तौर पर इस खबर के साथ में हाड़ौती की जो राजनीति है वो 360 डिग्री पर घूमती हुई नजर आ रही है, बड़ा टर्निंग पॉइंट लेती हुई नजर आ रही है। चूंकि प्रहलाद गुंजल बीजेपी का बड़ा चेहरा होते थे है, और ऐसे में अब ये माना जा रहा है, उनके करीबी और विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि वो कांग्रेस आज या कल में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए फिलहाल वो कोटा से निकल भी गए हैं। जयपुर ज्वाइन करने वाले हैं या दिल्ली, ये तय हो जाएगा, कुछ देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज और कल में उनके साथ में 2 नाम और भी आ रहे हैं जो उनके साथ में जा सकते हैं, क्योंकि गुंजल की एक अपने आप में बड़ी टीम है। तो ऐसे में ये कहां के लिए रवाना हुए, एक बार बताइएगा, कहां के लिए रवाना हो चुके हैं, कहां से? देखिए फिलहाल खबर ये है कि वो कोटा से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। अब जयपुर से उनका सफर दिल्ली जाता है या फिर जयपुर में ही वो पीसीसी में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, इस तरह का फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर यह तय तौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो आलाकमान है उनकी बातचीत हो रही है, और ऐसे में ये भी तय तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि उनकी पहली जो प्राथमिकता थी, पहली शर्त जो थी कांग्रेस में ज्वाइन करने के साथ में, वो ये थी कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट से उनके टिकट को लेकर के वो बातचीत कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, और लगभग जब वो क्लियर हुआ है तो बिल्कुल। हिमांशु मित्तल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोटा से जानकारी और ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए इस बड़े डेवलपमेंट पर, और साथ ही साथ बाबूलाल धायल, शुक्रिया आपका भी, क्योंकि अब गाड़ी रवाना हो चुकी है प्रहलाद गुंजल की कोटा से। अब ये कोटा से गाड़ी पहुंचती है जयपुर, या जयपुर वाया जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचती है, यह देखना दिलचस्प होगा। और कहा यही जा रहा है आज या कल प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और टिकट इनका कंफर्म होगी, करा लिया इन्होंने अपना कि मैं हां कोटा से ही चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस अगर मुझे अपनी पार्टी में शामिल करने का मौका देती है तो टिकट भी देना पड़ेगा। नजर रहेगी इस बड़े डेवलपमेंट में। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। 25 में से 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना भी बाकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि 7 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। 10 सीटें बची हैं, 7 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सूत्र बता रहे हैं जानकारी, सूत्र दे रहे हैं खबर, 7 लोगों को बीजेपी में बची हुई 10 सीटों पर मौका मिल सकता है, और 4 सीट पर महिला चेहरे या महिला कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाया जा सकता है। सूत्रों की तरफ से यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, राखी राठौड़ का नाम भी पैनल में भेजा गया है चुनाव लड़ने के लिए। झुंझुनू सीट से सांसद नरेंद्र कुमार की बहू हर्षिनी के नाम की चर्चा हो रही है। दौसा में, इसके अलावा करौली धौलपुर में, टोंक सवाई माधोपुर सीट पर भी नए चेहरे संभव
हो सकते हैं। सवाई माधोपुर से सुनीता मीना, दौसा से अर्चना मीना संभावित उम्मीदवार बीजेपी से हो सकते हैं। जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 10 में से 7 नए और 10 में से 5 महिला चेहरे बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। इधर राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक आज होनी है। राजस्थान की बाकी 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। 10 सीटों पर कांग्रेस पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, स्क्रीनिंग चेयरमैन रजनी पाटिल, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट सीईसी की बैठक में मौजूद रहेंगे। और यही माना जा रहा है कि बाकी जो बची हुई 15 सीटें हैं उस पर अंतिम मोहर कांग्रेस की तरफ से लगा दी जाएगी और फिर जो राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों की लिहाज से कांग्रेस अपनी तस्वीर आज साफ कर सकती है। तो चर्चा दोनों ओर चल रही है। बीजेपी की तरफ से भी जो बाकी 10 नाम बचे हुए हैं, 15 की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी 10 नामों की घोषणा हो चुकी है, 15 नाम अभी बचे हुए हैं। उनको लेकर सीईसी की बैठक में आज अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। तो ये आपको बता दें कि 25 में से 15 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं हुआ है। पहले चरण की 12 में से 9 सीटों पर अब तक नाम तय नहीं हुए हैं। तो ये बड़ा एक तरह से कहें कि चुनौती कांग्रेस के सामने है कि पहले चरण में जहां वोट डाले जाने हैं 12 सीटों पर, वहां पर अभी 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं हुई। तो इसलिए कांग्रेस जल्द से जल्द यह तय करना चाह रही है कि बाकी तमाम 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाए। पहले चरण की सिर्फ 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं। रिपोर्ट पेश की है ईडी ने। जेजेएम के शुरू होने से अब तक की रिपोर्ट तलब की थी। श्याम ट्यूबवेल, गणपति ट्यूबवेल कंपनी की रिपोर्ट ये तलब की गई थी। ईडी की वो पेश की गई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएचईडी सीई मनीष बेनीवाल ही घोटाले का मास्टरमाइंड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से पहला टेंडर दिया था। मनीष बेनीवाल के नियमों के खिलाफ दिए करोड़ों के टेंडर। 1 महीने में 1.5 दर्जन से ज्यादा टेंडर कंपनियों को दिए गए। भुगतान के लिए ठेकेदार के दफ्तर में ही मेजरमेंट बुक बना दी गई। ठेकेदार पद्म जैन के कार्यालय से एसीबी ने भी जब्त की थी 170 मेजरमेंट बुक। तो जेजेएम घोटाले की रिपोर्ट ईडी को पेश की गई है। इसके बारे में जानकारी भी कुछ निकलकर सामने आ रही है। अजमेर के नसीराबाद से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर छावनी परिषद के प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई है। रामसर चुंगी के पास प्लास्टिक गोदाम बना हुआ है। सेना क्षेत्र की अग्निशमन मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। छावनी परिषद के कर्मचारी समेत सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो अजमेर के नसीराबाद से एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अजमेर के नसीराबाद की, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। छावनी परिषद के एक प्लास्टिक गोदाम में अचानक ये भीषण आग लग गई। धू धू कर पूरा ये परिसर जल उठा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा आसमान काले गुब्बार से धुएं के देखने को मिल रहा है तस्वीरों के जरिए। रामसर चुंगी के पास ये प्लास्टिक का गोदाम बना हुआ था। अचानक आग लगी है। सेना क्षेत्र की अग्निशमन की टीम मौके पर सेना की पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और छावनी परिषद के कर्मचारी समेत सिटी थाना पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कि कोई हताहत कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं हुआ है। कोशिश की जा रही है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके ताकि ये आग और ज़्यादा आसपास ना फैलने पाए। और कोशिश इस चीज़ की भी हो रही है कि किसी भी सूरत में आसपास के लोगों को या संपत्ति को और ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर उसके बाद जांच भी करने की ये कोशिश होगी कि आखिर ये आग लगी कैसे। लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि इस आग को हर हाल से बुझाया जा सके। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद फटाफट अगली खबर। प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा पोकरण शहर के व्यासों की बगीची पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। करण सिंह ने कहा कि शेखावत ने जनता को धोखे में रखा, सांसद निधि का सही उपयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने सांसद निधि से मिलने वाले बजट में से 4.5 करोड़ रुपए
लैप्स हो गए, ये भी आरोप लगाया। करण सिंह ने कहा कि ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की युवाओं को बड़ी सौगात पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दी, जिससे आज हमारे युवा सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है वो जनता के पकड़ में आ गया है, इसलिए मेरे को सफलता मिलेगी। कोई आदमी अपने बेटी का संबंध करने जाता है तो ससुर को देखता है, जमाई को देखता है। क्या बात कर रहे हो मोदी से? क्या लड़ना मोदी का? यहाँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो मुद्दा है, तब महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जिसमें राजपूत ब्राह्मण कहते हैं, हमारी पार्टी बीजेपी है। कांग्रेस पार्टी ने सरलीकरण किया है, अशोक गहलोत ने सरलीकरण किया उसका राजस्थान में। दिल्ली में हम चिल्लाते रह गए, दिग्विजय सिंह जी ने उठाया मुद्दा, हमारे सांसद महोदय ने संसद में नहीं उठाया मुद्दा। चित्तौड़गढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का रेठोला चौराहे स्थित एक रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं ने जमकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उदयलाल आंजना ने कहा कि बीजेपी 10 सालों से सरकार में है, लेकिन समाज के सभी वर्ग केंद्र की सरकार से हतोत्साहित हैं। आंजना ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/29 को खत्म करना उनका संसद में पहला मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस एक व्यक्ति को पकड़कर हनुमान जी की पूंछ बना देती है, गरीब किसानों को डरा धमकाकर लाखों रुपए का शोषण करती है। मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूं, किसानों की समस्या के लिए लड़ूंगा। डोडा पोस्ट के मामले में भी मैंने सांसद साहब के बयान सुने। ऐसे भ्रामक बयान देने के आदि जो लोग हैं वो किसानों की क्या सेवा करेंगे? 150 रुपये पर नष्टीकरण के नाम पर पूरे जिले में लूट थी 20-20 हज़ार रुपये की। क्या उस समय ये सांसद नहीं थे? तो क्यों नहीं बोले उस समय ये एक भी बार? आज कह रहे कि वो तो हम यहाँ से सरकार मांग करती थी कि हम नष्टीकरण करें, हम रोकते थे, इसलिए आपके पैसे बच गए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर के लिए नया फॉर्मूला अपनाने जा रही है। 2 लोकसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी समर से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब पार्टी खाता खोलने के लिए नए प्लेयर्स पर भरोसा जताने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए भले ही कांग्रेस ने अपने पुराने और अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारने की कोशिश शुरू की, लेकिन पार्टी का यह फॉर्मूला असरदार साबित नहीं हो रहा। लोकसभा की 25 सीटों पर इस बार पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी चेहरे कम ही नजर आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे धुरंधर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी सचिव भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी जैसे कद्दावर नेता चुनाव मैदान से अभी तक दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने कई सीटों पर पुराने चेहरों को भी उतारकर अनुभव और जोश को एक साथ करने का फॉर्मूला बनाया है। लेकिन लोकसभा ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बार पार्टी लोकसभा चुनावों में 2/3 से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों पर दांव खेलने जा रही है। भरतपुर संजना जाटव, जोधपुर करण सिंह, अलवर ललित यादव, उदयपुर ताराचंद मीणा सभी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। संभावित दावेदार बाड़मेर उम्मीदाराम बेनीवाल, पाली दिव्या मदेरणा, संगीता बेनीवाल, नागौर राघवेंद्र मिर्धा, मनीष मिर्धा, चेतन डूडी, भीलवाड़ा धीरज गुर्जर, रामलाल जाट, राजेंद्र त्रिवेदी, दौसा मुरारीलाल मीणा की पत्नी या ओम प्रकाश हुडला, करौली धौलपुर अनीता जाटव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, लखीराम बैरवा, राजसमंद सुदर्शन सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह रावत, जयपुर ग्रामीण मनीष यादव, विद्याधर चौधरी या जसवंत गुर्जर, बांसवाड़ा डूंगरपुर अर्जुन बामनिया, झालावाड़ प्रमोद जैन भाया। राहत की बात यह है कि कांग्रेस के पास कुछ अनुभवी चेहरे भी हैं। चूरू राहुल कस्बा, झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, चित्तौड़गढ़ उदयलाल आंजना, बीकानेर गोविंद राम मेघवाल, टोंक हरीश मीणा। बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटों को जीतकर हैट्रिक बनाने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनावों में सूखे को समाप्त करने की चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस अब नए चेहरों पर दांव लगाकर लोकसभा सीटों पर खाता खोलने और खोए हुए जनाधार को पाने की कवायद में जुटी हुई है। देखना है कांग्रेस अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।
तो बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया। पशुपति पारस नाराज हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर उपेंद्र कुशवाहा के भी नाराज होने की है, लेकिन सीट बंटवारे से आगे बढ़ते हुए एनडीए प्रचार अभियान के लिए एक्शन मोड में आ गया है। लंबी खींचतान, लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का सिलसिला और खुद के लिए बढ़ चढ़कर सीटों की मांग। बिहार में लोकसभा के चुनावी समर से पहले ये सब कुछ हुआ। यही नहीं, कभी आंख दिखाई गई तो कभी जुबानों में तल्खी के जरिए अपने कद का एहसास कराया गया। लेकिन एनडीए ने इन सभी वाकयातों से पार पाते हुए आखिरकार सारा मामला सुलझा लिया और कर दिया सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। तो सीटों के बंटवारे के जरिए बीजेपी ने बता दिया कि लोकसभा के लिए बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी से सिर्फ एक सीट कम 16 सीट पाकर जेडीयू को भी एहसास है कि उनकी मुरादें पूरी हो गई हैं। मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा था आप ही के चैनल में कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। 1-2 सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। नए फॉर्मूले में अधिक सीटों का दावा करने वाले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सिर्फ एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो है चिराग पासवान, जिसकी पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें हाजीपुर की वो सीट शामिल है जिसको लेकर चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों अड़े थे और भतीजे ने ऐसी बाजी मारी कि चाचा के हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना। तो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एनडीए ने बिहार में भी इंडिया गठबंधन पर पहली बढ़त बना ली है। सीटों को लेकर एक तरफ जहां गठबंधन में अब भी कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी चल रही है, वहीं एनडीए ने सब कुछ क्लियर करते हुए फिर से बड़ी जीत का दावा ठोक दिया है। स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला था, जबकि लेफ्ट पार्टियां अलग से मैदान में ताल ठोक रही थी। एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर, जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू की एक सीट छोड़कर 40 में 39 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 39 सीटों पर लड़ने वाले महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर सभी शून्य पर रहे और एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। 2019 में बीजेपी के करीब 24% वोट के साथ एनडीए को 53% से ज्यादा वोट मिले, जबकि महागठबंधन को करीब 31% मत हासिल हुए, जिसमें आरजेडी ने 15% से ज्यादा वोट हासिल किए। खैर, सीटों पर सहमति के बाद सभी 40 सीटों पर जीत का दावा करने वाली एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखना है। तो वहीं गठबंधन की बड़ी चुनौती है कि फिलहाल फाइनल हो जाए सीटों का फॉर्मूला। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को प्रचंड जीत मिली है। चुनाव में जीत मिलते ही पुतिन ने फ्रांस को बड़ी धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा कि हम विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर हैं। पुतिन का ये बयान फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान के बाद आया जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने